हेलो हेलो वन, दिस इज सेजुती गर्ग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, चलनी भी चाहिए। एंड बेटा देख, एग्जाम्स आने वाले हैं एंड इस टाइम मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज अब से हाई टाइम कि तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। सिर्फ ऑडिट का नहीं, हर सब्जेक्ट का से हाईली रिकमेंडेड कि प्लीज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। बिकॉज पता है, अभी करना शुरू करोगे ना तो कंफर्टेबल हो जाओगे। पहले तो ये कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है राइट। एंड साथ में क्या है, देख अभी लॉ चल रहा होगा और ऑडिट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेगा तो ऑडिट भी पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। और एक और एडवाइस दे रही हूँ कि प्लीज जिस दिन पेपर सॉल्व करो किसी भी सब्जेक्ट का, उसी दिन उसको रीचेक कर लेना। ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिया ना, एक तो नेक्स्ट डे वाली चीज कभी हो नहीं पाती, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, बेटा आज तूने सॉल्व किया ना तो तुझे कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आई थी ना, दिमाग में एकदम फ्रेश रहेगा, कल तक भूल जाएगा। तो आज पेपर सॉल्व करना और आज ही देख लेना कि तुम्हें किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई थी और उसको आज ही सॉल्व कर लेना। क्लियर? अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम क्वेश्चन पेपर सॉल्व तो करने हैं लेकिन रह जाते हैं, तो लगा फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, तो आप फटाफट पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे। आज जो पेपर हम डिस्कस करेंगे डेट विल बी November 21। ठीक है, चलिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट, सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन जो मुझे लगता है। ठीक है, इसके अंदर की क्या है, खाली करेक्ट इनकरेक्ट नहीं लिख के आओगे, विद रीजन लेके आओगे, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, चलिए। सबसे पहला है कि इंटरनल कंट्रोल कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है कि गलत है? आप बोलो क्या मैम, बच्चे वाला क्वेश्चन है। करेक्ट। इंटरनल कंट्रोल सर मैनेजमेंट लगाते हैं, इंटरनल कंट्रोल लगा के क्या रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं मैम। आप बोलोगे मैम कैसी बातें कर रहे हो, एलिमिनेट नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन इन इंटरनल कंट्रोल। बेटा मैंने क्या बोला, इनहेरेंट लिमिटेशन इन इंटरनल कंट्रोल, नॉट द, सॉरी हाँ, मैंने क्या बोला, इनहेरेंट लिमिटेशन इन इंटरनल कंट्रोल नॉट इन ऑडिट। आज तक हम इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिट इतना ज्यादा पढ़ते हैं ना, जैसे इनहेरेंट लिमिटेशन बोला ना वैसे दिमाग क्या ऑपरेट करता है, ऑडिट। नहीं सर, इंटरनल कंट्रोल की इनहेरेंट लिमिटेशन है ह्यूमन इंटरवेंशन, मैनेजमेंट डिसीजन, राइट। तो इन सब की वजह से कितने भी अच्छे इंटरनल कंट्रोल हो, आप आरएमएम को एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट है, when profit before tax from continuing operation is non-volatile, other benchmark will be appropriate. Is it? Sir, benchmark materiality डिसाइड करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको हम क्या यूज बोलते हैं सर? बेंचमार्क। ठीक है, तो सर किस आइटम को तुम्हें बेंचमार्क लेना है, मल्टीपल फैक्ट ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है ना कि उसे यहाँ पे क्या बेंचमार्क लेना है इस क्लाइंट के यहाँ पे, और उसके रिगार्डिंग मल्टीपल फैक्टर उसकी प्रोफेशनल जजमेंट को इफेक्ट करते हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वॉलेटाइल का। जो फैक्टर, जो आइटम जितनी ज्यादा वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल का क्या मतलब है, जिसके अंदर बहुत इजीली चेंज आ जाता है, क्या उसे हम बेंचमार्क मानते हैं? नहीं सर। बोला जाता है जो जितना सर्टन रहे ना, जिसके अंदर चेंजेस आने के चांसेस जितने कम हो, उसको बेंचमार्क मानना चाहिए। यहाँ पे पीबीटी नॉन वॉलेट है, मतलब इसके अंदर चेंजेस आने के चांसेस कम है, तो आप इसको बेंचमार्क मान सकते हो कि नहीं मान सकते? मान सकते हैं सर। तो क्यों बोला कि इसको नहीं ले सकते? तो दिस इज इनकरेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है, when inventory under the custody and control of the third party is material to the financial statement, the auditor can obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of the inventory by taking WR from management. सर इन्वेंट्री की बात हो रही है, वो भी क्या, जो मटेरियल है उसकी एग्जिस्टेंस और कंडीशन के बारे में कैसे नॉलेज लोगे? जैसे ही चार चीजें पढ़ोगे तो कौन सा स्टैंडर्ड दिमाग में आना चाहिए? 505 और 501, राइट। तो भैया अगर थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री है तो इसके रिगार्डिंग तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या रहने चाहिए सर? मैनेजमेंट से WR लोगे, थर्ड पार्टी के पास है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उसके अलावा इंस्पेक्शन। ऑडिटर को क्या तो खुद जाके इन्वेंट्री चेक करनी चाहिए या फिर अपने बिहाफ पे किसी को भेज देना चाहिए, राइट। तो खाली WR लेके काम चलेगा सर? नहीं। तो दिस इज इनकरेक्ट, राइट। ठीक है सर। While auditing the book of account of ABC Limited, the auditor of the company looked at the inventory counting process.
क्लाइंट फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहा है, आप जाके चेक कर रहे हो। प्रोसेस टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इन द प्रेजेंट केस, ऑडिट प्रोसीजर यूज्ड बाय द ऑडिटर इज नोन एज इंस्पेक्शन। व्हाट? नहीं सर, किसी प्रोसेस को होते हुए देखना क्या है? ऑब्जर्वेशन, नॉट द इंस्पेक्शन, राइट? एंड करेक्ट। Statistical sampling become more scientific and without the personal biasness is always be appropriate to use under all circumstance। बेटे एक बात बता, अगर हर सर्कमस्टांस के अंदर स्टैटिस्टिकली यूज होती है तो नॉन स्टैटिस्टिकल के बारे में तो कोई पढ़ता है क्यों? या एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। अगर हर कंडीशन में स्टैटिस्टिकली अप्रोप्रिएट है तो एक बात बताओ कि सिलेबस में नॉन स्टैटिस्टिकल होता भी क्यों? सबसे बेस्ट क्या रहता है? स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल का कॉम्बिनेशन। ऑडिटर अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं किसी कौन से जहाँ पे स्टैटिस्टिकल लगानी है और कौन कहाँ पे नॉन स्टैटिस्टिकल। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हर कॉम्बिनेशन, हर सिचुएशन में खाली स्टैटिस्टिकल चलेगा, राइट? As per the section 139 subsection 5 of the Companies Act, in case of the government company, board of directors shall appoint the subsequent auditor within the period of 60 days from the commencement of the financial year। हाँ जी सर। सर गवर्नमेंट कंपनी है, उसका सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सीएजी। कब करता है? फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट होने के 180 डेज के अंदर, राइट? तो यहाँ पे क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। तो सही है कि गलत है? सर गलत है। अच्छा एक बात बताओ, गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं? सर खाली फर्स्ट ऑडिटर है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, वो भी कब? सर सीएजी के पास 60 डेज होते हैं, ठीक है? कमेंसमेंट ऑफ सॉरी, जब भी तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट होता है उसके 60 डेज होते हैं। अगर वो 60 डेज में नहीं कर पाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास 30 डेज होते हैं अपॉइंट करने के लिए। अगर वो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं कर पाते तो कौन करते हैं? मेंबर्स करते हैं इन डेज ऑफ 60 डेज। किसके केस में? खाली फर्स्ट ऑडिटर, इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद जो भी ऑडिटर अपॉइंट होते हैं वो कौन करता है? सर सीएजी, इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। कितने दिन के अंदर? 180 डेज, राइट? Auditor has disclosed the impact of the pending litigation on the financial position of the auditee in his audit report। सही है कि बात गलत है? सही है बात सर। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का क्लोज जे इस चीज के बारे में बात करता है। जे के अंदर क्या है? अदर। सर सबसेक्शन 143 सबसेक्शन 3 किस चीज के बारे में बात करता है? रिपोर्टिंग के बारे में कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या किया जाएगा। उसका क्लोज जे के अंदर ही लिखा हुआ है अदर इन्फॉर्मेशन की बाकी और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जाएगी। उसके अंदर पहली ही कंडीशन क्या है सर? पहली इन्फॉर्मेशन क्या है? जितने भी पेंडिंग लिटिगेशंस है उनके इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या पड़ेगा, इसका डिस्क्लोजर देना होता है ऑडिटर को। क्लियर? यस सर। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड ऑफ 150 lakh by the auditor shall be done within the 3 days of the fraud coming to the knowledge of the auditor to the board of director and audit committee along with the recommendation remedy section taken। हाँ जी सर। सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। सर जब भी कोई फ्रॉड 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा होता है, पहली चीज तो ये प्रोसीजर क्या रहता है? 2 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी को बताना होता है, राइट? उनको तुम 45 डेज देते हो इस पे कमेंट करने के लिए। अगर इन 45 डेज में रिप्लाई आ जाए या ना आए, उसके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देते हो। क्लियर? राइट? यही रहता है ना प्रोसीजर। अच्छा अब यहाँ पे देखो, 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है तो सर तुम्हें क्या करना है? 2 दिन के अंदर तुम ऑडिट कमिटी अगर है तो उसको बताओगे, अगर नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताओगे। क्या क्या बताओगे? सर यहाँ पे ना 2 चीजें हैं, ध्यान से पढ़ना। अगर तुमने खाली ये लिखा ना कि नहीं सर हमें 3 दिन के अंदर नहीं 2 दिन के अंदर बता के आना और आपको लगता है कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, तो सर आप गलत है। उन्होंने पता है अलग से लिखा हुआ है अलॉन्ग विद द रेमेडी एक्शन टेकन। नहीं सर, आप खाली क्या बताते आते हो? अमाउंट फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ द फ्रॉड एंड पार्टी इन्वॉल्व। ये 3 चीजें आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताते हो, ऑडिट कमेटी को बताते हो। रेमेडी एक्शन तुम्हें पता है कहाँ पे बताने होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो फ्रॉड 1 करोड़ से कम है ना, वो फ्रॉड जो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताए गए वो सारे के सारे
फ्रॉड ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहाँ अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डालने पड़ते हैं, ठीक है। वहां पे वो डालते हैं अमाउंट इन्वॉल्व, नेचर, पार्टी एंड रेमेडियल एक्शन टेकन। बात समझ पाए? तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोलते होंगे कि मैम हम सही लिख के आए तो फिर भी देखो 1 नंबर मिला है। बेटा देख, तू बहुत चांसेस है तू ये ठीक लिख के आया होगा लेकिन इसको एड्रेस करना भूल गया होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट ऑडिटर खाली अमाउंट, नेचर ऑफ द फ्रॉड एंड पार्टी इन्वॉल्व डिस्क्लोज करते हैं, रेमेडियल एक्शन नहीं करते। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन। अब आ जाते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पे शिफ्ट कर देती हूँ। CS is required to accept the appointment as the auditor of the Luck Limited with reference to the SF 210. What should be the auditor determine in order to stabilize whether the precondition of an audit are present or not? तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसे 210 दो जिसके बारे में बात करता है प्री कंडीशन एंड एंगेजमेंट लेटर के बारे में, ठीक है। प्री कंडीशन क्या है? प्री कंडीशन के बारे में क्या बोला जाता है कि जब भी ऑडिटर काम लेगा तो वो चेक करेगा कि प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर करती है तभी काम करेगा, अदरवाइज नहीं, राइट। अब ये प्री कंडीशन क्या है? दो प्री कंडीशन है। पहली तो भैया मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाता है, एफआरएफ के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट बनाना होता है, मैनेजमेंट बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो मैनेजमेंट ने जो एफआरएफ यूज किया है वो एक्सेप्टेबल है, पहली कंडीशन। दूसरी, मैनेजमेंट एक्नॉलेज करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ध्यान से सुनना, ऐसे 210 के अंदर वो क्या करता है? एक्नॉलेज, वो बोलता है, वो लिख के देता है कि उसे पता है कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दीज आर द टू प्री कंडीशंस, अगर इनसे एग्री करे तो तुम काम लोगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अच्छा, ये एक्नॉलेजमेंट अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है बेटा? 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाना, इंटरनल कंट्रोल लगाना, थर्ड ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो उसको चाहिए। क्लियर? तो दीज आर टू प्री कंडीशंस, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो ही काम लेना, अदरवाइज नहीं। ओके, ठीक है सर, आगे चलिए। MS Tripian Company is a firm of chartered accountant, is auditor of KCR Limited for the many years. KCR has diversified their business into newer area during the last year. The senior member of the audit team handed over the standard audit program. The senior member of the audit team handed over the standard audit program of earlier year to the assistant and instruct them to follow the same. The assistant are conducting the audit accordingly. Whether the attitude of the audit assistant is justified or they are required to keep open mind, guide them. बेटा देख, दो चीजें हैं। पहली तो यहाँ पे तुम्हें दो चीजें एड्रेस करके आनी है जब भी ये आंसर लिख के आओगे। पहला तो ये कि भैया सेम ऑडिट प्रोग्राम हर जगह नहीं चल सकता, ठीक है। सेम ऑडिट प्रोग्राम हर जगह नहीं चलेगा, और वैसे भी इन लोगों ने बहुत सारा चेंज किया इस साल, तो पुराना ऑडिट प्रोग्राम तो नहीं चल सकता। ऑडिट प्रोग्राम डिपेंड करता है कि भैया बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का साइज क्या है, राइट, इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सारे बेसिस पे ऑडिट प्रोग्राम फिक्स होता है। तो पहले तो ये ऑडिट प्रोग्राम ही बेकार है। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं ना ओपन माइंड की, सर ऑडिट प्रोग्राम के ना, सर ऑडिट प्रोग्राम को ना सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बिकॉज ऑडिट प्रोग्राम के अंदर हम हर चीज लिख देते हैं कि भैया आप ये इस तरीके से काम करोगे, राइट। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर कुछ और करने की भी नीड होती है ना तो वो नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है, राइट। तो इसको दूर करने के लिए बोला जाता है कि ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल। और दूसरी चीज, हमेशा पार्टनर जो है, जो सीनियर मेंबर है, वो हमेशा अपने असिस्टेंट को इंकरेज करेंगे कि भैया देखो हम आपको प्रोग्राम बना के जरूर दे रहे हैं, लेकिन आप हमेशा ओपन माइंड रहना। यहाँ पे उसने क्या बोला, इसको फॉलो कर लेना। तो सर ये एटीट्यूड गलत है। इवन इनको तो इंकरेज करना चाहिए कि सर स्टे ओपन माइंड, कि अगर कंडीशन कुछ और है और आपको लगता है कि ऑडिट डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की नीड है तो आप उसके लिए अलर्ट रहोगे। तो यहाँ पे अप्रोच गलत है। यहाँ पे दो चीज लिख के आनी है सर, एक चीज मत लिख के आना, आंसर नंबर नहीं मिलेंगे। दो चीज, पहली चीज तो सेम ऑडिट प्रोग्राम हर जगह नहीं चलता, ठीक है। दूसरी चीज, स्टे ओपन का मतलब होता है कि सामने वाले के लिए इतना कंफर्ट रखना कि सर उसको इंकरेज करना कि भैया अगर कोई कंडीशन कुछ और डिमांड कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग तुम काम कर लेना, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? यहाँ पे क्या बोल दिया कि फॉलो कर लो,
दिस इज गलत, राइट सर? ठीक है। एज पर द रेफरेंस टू द एस 530 audit sampling, explain briefly the following factor that the auditor may consider when determining the sample size for the test of detail। ठीक है सर, पहला क्या है? डिजायरेबल लेवल ऑफ द एश्योरेंस। सर जितनी ज्यादा एश्योरेंस चाहिए उतना बड़ा सैंपल साइज रखना पड़ेगा, जितनी कम एश्योरेंस चाहिए उतना छोटे सैंपल साइज से काम चल जाएगा, राइट? दूसरा है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? सर जब कोई पॉपुलेशन है, सर सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है? जैसे मुझे सेल्स चेक करनी है, उसके अंदर 1000 यूनिट है, टोटल 1000 यूनिट क्या बोल देंगे सर इसको? पॉपुलेशन। इसके अंदर से तुम सैंपल साइज चूज करके उसको चेक कर रहे हो, मतलब पूरी 1000 यूनिट को ना चेक करके सैंपल को चेक करना क्या होता है? सैम्पलिंग, राइट? तो स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है सर? कई बार क्या होता है, जो पूरी पॉपुलेशन है ना वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलके बनी है। मतलब सर सेल्स के अंदर तुम्हारा रिटेलर भी है, होलसेलर भी है सर, ठीक है? उसके अलावा इंटर डिपार्टमेंट सेल भी आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आ गया, ई कॉमर्स का बिजनेस भी आ गया। तो मान लीजिए इतनी सारी सेल्स ने मिलकर पूरी पॉपुलेशन बढ़ाया है, बनाई है, ठीक है? तो इस केस में क्या बोला जाता है? स्ट्रेटिफिकेशन करना चाहिए। स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब? पूरी पॉपुलेशन को ना कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बांट दो। तो अब क्या होगा सर? आप हर स्ट्रेटिफिकेशन का, हर जो स्ट्रेटा बना है उसमें से कुछ सैंपल लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है? तो अगर तुमने पूरी पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया तो इस केस में कम सैंपल लेने से भी काम चल जाएगा। क्लियर? अगर स्ट्रेटिफिकेशन नहीं किया है तो सर आपको बहुत सारे सैंपल लेने पड़ेंगे सो डेट किसी भी करेक्टरिस्टिक की पॉपुलेशन आइटम रह ना जाए सैंपल के अंदर, राइट? बिकॉज सैंपल इस तरीके से चूज करना चाहिए कि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, राइट? तो स्ट्रेटिफिकेशन करने से क्या होगा? आप जैसे सर मान लीजिए 6 स्ट्रेटिफिकेशन बन गए, आपने हर किसी में से तीन तीन सैंपल उठा लिए, उससे भी काम बन जाएगा। आपने पूरी पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफिकेट नहीं किया तो आपको क्या बहुत सारे सैंपल लेने पड़ेंगे ताकि सारी की सारी पॉपुलेशन उसके अंदर इंक्लूड, और सारी की सारी पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट कर सके। क्लियर? ठीक है सर। नेक्स्ट है when the business when the business operate in a more automatic environment, we are likely to see several business functions and the activity happen within the system. List down the business functions and the activity happen within the system। सर बहुत easy, क्या क्या है सर? बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस हो जाती हैं। जैसे इंटरेस्ट का रेट डाला हुआ है, प्रिंसिपल का अमाउंट डाला, सॉफ्टवेयर के अंदर अकॉर्डिंग की हुई है तो अपने आप ईयर एंड के अंदर उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो जाएगी। वैसे ही सर बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर अपने आप एंट्री पास हो जाती है, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन की एंट्री डल गई जैसे, राइट? बात समझ पाए? उसके अलावा सिस्टम्स के अंदर इंटरनल कंट्रोल इनबिल्ड होते हैं, राइट? तो दीज आर द मैनी फंक्शन जो अपने आप सिस्टम के अंदर हो जाते हैं, अलग से रन करवाने की नीड नहीं होती। कैलकुलेशन, जर्नल एंट्री पास होना, इंटरनल कंट्रोल, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो सिस्टम जनरेट करता है, जो मैनेजमेंट यूज करता है डिसीजन लेने के लिए, राइट? नेक्स्ट है सर, CK is the reappointed as the auditor of sorry, CK is reappointed as the auditor of the B Limited. He want to be reconfirm certain matters and has asked the management to give the confirm WR from the same. Under what circumstance can an auditor ask the management to reconfirm its acknowledgement and understand the responsibility in WR? बेटा देख, यहाँ पे ना दो स्टैंडर्ड्स आते हैं फ्रेम में, तुम्हारा SA 580 WR, दूसरा SA 210। बेटा 580 किस चीज के बारे में बात करता है? 580 बोलता है कि ईयर एंड पे ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले तुम मैनेजमेंट से WR लेते हो कुछ चीजों के बारे में, ठीक है? और 210 चीज के बारे में बात करता है ऑडिट स्टार्ट होने से पहले तुम एंगेजमेंट लेटर साइन करवा लेते हो। यहाँ पे तुम अक्नॉलेजमेंट लेते हो, मैनेजमेंट से लिख के लेते हो कि उन्हें पता है ना उनकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंगेजमेंट लेटर के अंदर, वो एग्री करते हो, उसी के बाद काम करते हो, राइट? और 580 में बेसिकली तुम ये लेते हो कि भैया तुमने जो 210 के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज की थी उनको तुमने कंप्लाई किया कि नहीं किया, राइट? सर एक्नॉलेजमेंट ली जाती है 210 के अंदर और WR लिए जाते हैं 580 के अंदर कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी है कि नहीं करी, राइट? ठीक है सर। लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पे तुम 580 के अंदर
रिकन्फर्म कर सकते हो उनकी एक्नॉलेजमेंट। मतलब जो 210 में एक्नॉलेजमेंट लेते हैं वो 580 के अंदर रिकन्फर्म कर सकते हो। मतलब पहले ली थी, अब वापस 580 के अंदर फिर से ले रहे हो। वैसे तो 580 के अंदर तुम क्या लेते हो सर? सर देखो 210 के अंदर एक्नॉलेज लेते हैं। एक्नॉलेज का मतलब है हम ये पूछ के लेते हैं कि सर आपको पता है ना आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पता, हिंदी में कैसे लिखते हैं, पता है ना। एक्नॉलेजमेंट लेते हैं कि सर आपको पता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। 580 के अंदर हम लिख के लेते हैं कि सर आपने फुलफिल किए कि नहीं किए, राइट। लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पे हम WR लेते हुए भी उनसे एक्नॉलेजमेंट ले लेते हैं कि उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि नहीं पता, रिकन्फर्म कर लेते हैं। 210 में तो की थी, अब वापस कर रहे हैं। कौन कौन से केस है सर? सर जब आपने 210 लिया था तब साइनिंग अथॉरिटी कोई और थी, मान लीजिए बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज हो गए हैं, ठीक है, तो एक काम करो 580 के अंदर फिर से एक्नॉलेजमेंट ले लो, राइट। दूसरा केस, सर्कमस्टांस चेंज हो गए, राइट। या फिर तुम्हें लगा सर देखो 210 में उन्होंने एक्नॉलेज तो कर दिया था, लेकिन ऑडिट करते हुए तुम्हें लगा कि सर वो ठीक से समझ नहीं पाए थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, तो आप 580 के अंदर वापस रिकन्फर्म कर सकते हो, ठीक है। या फिर मतलब या तो मैनेजमेंट चेंज हो गई या सर्कमस्टांस चेंज हो गई या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग का केस है, या फिर सर देखो 210 के अंदर ना ध्यान से सुनना, 210 के अंदर ना एक चीज बोली गई है कि ऑल्दो आपको एंगेजमेंट लेटर लेना होता है, लेकिन सर मान लीजिए सेम क्लाइंट है, पिछली बार भी काम किया था, इस बार भी काम किया, तो सर पिछली बार अगर एंगेजमेंट लेटर साइन करवा लिया तो हर बार साइन करवाने की नीड नहीं है, बस उसी के बारे में एक्नॉलेजमेंट, उसी के बारे में कंफर्मेशन ले लेना, ठीक है। तो अगर वही वाला केस है कि सर इस साल एंगेजमेंट लेटर नहीं लिया था क्योंकि पिछली बार ले लिया था, तो आप क्या कर सकते हो, WR लेते हुए तब रिकन्फर्म कर सकते हो। क्लियर? तो दीज आर द केसेस जहां पे तुम 580 के अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एक्नॉलेजमेंट रिकन्फर्म कर सकते हो। ऑल दो वैसे तो 210 में लेते हैं, लेकिन 580 के अंदर भी रिकन्फर्म कर सकते हैं। बेटा ध्यान से सुनियो, दिस इज द रिकन्फर्म, कंफर्म नहीं है, रिकन्फर्म है, क्योंकि कंफर्म तो हम 210 के अंदर ऑलरेडी कर चुके होते हैं, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। CAR is a statutory auditor of QRS Limited. While performing the test of addition during the year, he want to verify that all PPA are in the name of the entity. ठीक है। All addition to the land and building is particularly the auditor desired to have concurrent evidence about the ownership, ठीक है sir. The auditor want to know whether the entity has valid legal ownership right over the PPE, ठीक है sir. Movable property, immovable property दोनों की बात हो रही है. Whether it is keep in the security for any borrowings. Clear? Advise the auditor on the audit procedure to be undertaken by him to describe the right and obligation of the entity over the PPE. सर ये आपका 9 चैप्टर का क्वेश्चन है ना, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर बच्चे सबसे ज्यादा जो गप मार के आते हैं ना, वो इसी चैप्टर के क्वेश्चन के अंदर मार के आते हैं, एंड दिस इज चैप्टर इज गेम चेंजर। मतलब इसके अंदर अगर आप सही आंसर लिख के आओगे ना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड एक्चुअली दिस इज चैप्टर इज गेम चेंजर, क्योंकि बहुत सारे ज्यादातर बच्चे इसमें मतलब बस गप मार के आ जाते हैं। सर इसका देखो बहुत सॉर्टेड सा आंसर है, जरा ध्यान से सुनना। ऑनरशिप चेक करने का क्वेश्चन क्या, कि ऑनरशिप कैसे चेक करोगे, राइट। बेटा देख, पहली चीज तो ये समझ, इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप चेक करने के लिए तुम क्या देखते हो, टाइटल डेट। तो चेक कर लेना इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल कंपनी के नाम पे है कि नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए यूज करते हो इनवॉइस, तो चेक कर लेना कि भैया इनवॉइस कंपनी के नाम पे है कि नहीं है। उसके अलावा सर एक और चीज चेक करोगे, क्या, अगर कोई प्रॉपर्टी, क्या कोई प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी थर्ड पार्टी के पास तो नहीं है, एज ए प्लेज करके कोई लोन वगैरह तो नहीं ले रखा, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो सर, सिक्योरिटी के लिए जो रजिस्टर बना हुआ होगा वहां से चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी कंपनी ने जब प्लेज रखा हुआ है। क्लियर? उसके अलावा अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जो एज ए सिक्योरिटी रखी हुई है थर्ड पार्टी के पास, तो आप क्या करोगे सर, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लोगे कि सर आपके पास ओरिजिनल डीड है ना उस प्रॉपर्टी की जो आपके पास प्लेज है। ठीक है, तो आपको चार चीजें चेक करनी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में टाइटल डीड, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इनवॉइस। उसके अलावा ये चेक करोगे कि जो भी प्रॉपर्टी है वो थर्ड पार्टी के पास एज ए प्लेज तो नहीं रखी हुई। अगर प्लेज रखी हो तो चेक करना है ना, उस पार्टी से कंफर्मेशन ले लेना कि सर
वो चीज कंपनी के नाम पे है कि नहीं है। राइट, बात समझ पाए, डायरेक्ट आंसर है बेटा। अगर ये 4 पॉइंट लिखोगे ना पूरे क्वेश्चन मिलोगे, और उसके अलावा कितनी भी गप मारा हो आंसर, सर अगर ये 4 पॉइंट लिख के आओगे ना फुल मार्क्स मिलेंगे, इसके अलावा कुछ भी लिख के आ जाओगे ना तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यार मुझे क्वेश्चन शिफ्ट करने दो ना। Question and loss account of an organization show various type of the expenditure like the rent, power, fuel, repair, maintenance, insurance, travel, miscellaneous expenditure, etc. That are the essential and the incident to the running the business operation. What are the attributes that the auditor generally prefer for the watching these type of the expenditure? एक बात बोलूं, रट्टा नहीं मरवा रही, चल एक काम कर, चल देख एक चीज बोलूं, रट्टा नहीं मरवा रही, बस ऐसे बता रही हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे स्टडी मेट के अंदर बेसिकली एक्सपेंडिचर मतलब डिवाइड कैसे, एक है डेप्रिसिएशन, उसके बाद आ जाता है सर इम्प्लॉय एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, एक काम करते जरा नोट्स में से पढ़ लेते कोई मिस ना हो जाए। हाँ जी सर, हाँ जी सर, चैप्टर नंबर 9। ये रहा चैप्टर नंबर 9। हाँ, एक्सपेंडिचर। सर आपके स्टडी मेट में ना जो भी एक्सपेंडिचर है ना वो कौन कौन से हैं, मतलब जो क्वेश्चन बन सकते हैं एक्सपेंडिचर पे। सर एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है, उसके अलावा डेप्रिसिएशन है, उसके अलावा सर फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, एडवर्टीजमेंट है, पेमेंट फॉर इनकम टैक्स है, पहले वाला प्रोविजन था, दिस इज पेमेंट एंड सीएसआर। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर है उन सब के रिगार्डिंग ना कॉमन आंसर दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ पाए। अभी हमारा क्या था सर, बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर थे उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट है, जैसे तुम चेक करोगे सर कॉमन है सबके अंदर। ठीक है, क्या क्या है, पहले चेक करना है करंट पीरियड का है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा रिवेन्यू नेचर का है कि नहीं है, प्रॉपरली ऑथोराइज्ड है कि नहीं है। बेसिकली तुम क्या चेक करोगे, पहले तो ये चेक करोगे सर करंट पीरियड का एक्सपेंडिचर हो, नेचर का हो, बिजनेस पर्पज के लिए किया गया हो। ठीक है सर, उसके बाद अकाउंटिंग चेक करोगे, अथॉरिटी हो, जिसने भी एक्सपेंडिचर किया उसके पास अथॉरिटी और प्रॉपर सैंक्शन, सही हेड में डाला हो और करेक्ट अमाउंट डाला हो। राइट, बात समझ पाए। ठीक है सर, दीज आर द एट्रीब्यूट जो तुम्हें बाकी एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग करने होते हैं। राइट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इन सब के ऊपर अलग अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं। 5-6 एक्सपेंडिचर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा, बस गप मत मारना। राइट, ठीक है सर। How cash and cash equivalent disclosed in financial statement as required under the Schedule 3 to the Companies Act 2013। ठीक है, राइट सर, कि कैश और कैश इक्विवेलेंट को एज पर द शेड्यूल 3 तुम किस तरीके से डिस्क्लोज करोगे। सर जो ये वाला क्वेश्चन है ना, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन एग्जैक्ट जाता है, इसके अंदर ना कुछ कम जा सकता ना ज्यादा जा सकता। ठीक है, ठीक लिखा होगा सर पूरा आंसर पूरे नंबर मिलेंगे, कुछ भी गलत लिखो मतलब कुछ भी फट्टे मार के होगा तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। राइट, इसको भी काम करते हैं, स्टडी मटेरियल से जाके कवर करते हैं सर। देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को तुम कैसे दिखाओगे, एक तो जाएगा सर कैटेगरी बनेगा तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, उसके अंदर क्या क्या जाएगा, बैलेंस विद द बैंक, कैश इन हैंड, चेक एंड ड्राफ्ट। ठीक है, उसके अलावा कुछ और हेडिंग्स भी बनेगी, इसके लिए तुम एक निमोनिक याद कर सकते हो, मोर। ठीक है, एम स्टैंड फॉर सर जो भी बैंक में डिपॉजिट है जो 12 महीने से ज्यादा विड्रॉल का टाइम लगता है उसको अलग से दिखाओगे, मोर। ठीक है, ओ स्टैंड फॉर द सर, एक सेकेंड इसका एक, सॉरी हाँ, अदर का ओ, राइट, एम मार्जिन मनी, अगर बैंक के पास कोई मार्जिन मनी है या फिर सिक्योरिटी मनी है उसको अलग से दिखाना होता है सर। राइट, आर अगर किसी कैश के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा है, उसके विड्रॉल के रिगार्डिंग कोई रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं तो सर उसको उस वाले कैश को तुम बैंक बैलेंस को अलग से दिखाओगे। एंड ईयर मार्क्ड बैलेंस, अगर जो ईयर मार्क्ड बैलेंस है उनको तुम अलग से दिखाओगे। क्लियर, कैश और कैश इक्विवेलेंट को कैसे दिखाओगे सर, किस किस कैटेगरी में जाएगा, एक हेडिंग बनेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके अंदर ये वाली हेडिंग ये जाएगा, उसके अलावा कुछ अदर्स हैं, अदर्स के अंदर तुम इस कैटेगरी के अंदर अपने कैश और कैश इक्विवेलेंट को डालोगे।
क्लियर? ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ TRB Limited observe various incidents where either the TDS required to be deducted has not been deducted or deducted at the lower than the prescribed rate, resulting in the non-compliance of Income Tax Act. ठीक है sir. Beside this, non-compliance under the other act like the labor law has also noticed by the auditor. What type of the policy and procedure will you implement to assess in prevent and deduct of the non-compliance with the law and regulation? Clear? तो किस तरह की पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाना पड़ेगा तो इंश्योर कि सारे के सारे लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस हो सके सर? सबसे पहले मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसके ऊपर कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन लग रहे हैं। बेस्ट होगा कि सबकी समरी बना ले ताकि वो भूले ना, चाहे तो किसी लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस ले ले आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसके ऊपर कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशन लग रहे हैं सर। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कोड ऑफ कंडक्ट बनाने चाहिए, राइट? और खाली बनाने नहीं है मैनेजमेंट को, अपने जितने भी एम्प्लॉयज है उन सबको ट्रेनिंग दोगे, उन सबको बताओगे सर कोड ऑफ कंडक्ट क्या क्या है, और अगर इनसे कंप्लाई नहीं होता तो इसके रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट एक्शन लेने चाहिए। तो दीज एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो मैनेजमेंट को परफॉर्म करने चाहिए टू इंश्योर कि सारे लॉ एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस हो सके। ठीक है सर, क्या क्या मैनेजमेंट पहले अंडरस्टैंडिंग लेगा, उसकी समरी बनाएगा, अगर नीड तो लीगल एडवाइजर की एडवाइस लेगा, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा, खाली बनाएगा नहीं एम्प्लॉयज को भी बताएगा, और उसके बाद क्या करेगा सर, अगर कुछ भी नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। ठीक है, क्लियर? हाँ जी सर। बेटा बस देख, अगर ये 6 पॉइंट है, पूरे 4 नंबर, इसमें से पॉइंट मिसिंग है नहीं नंबर मिलेंगे, इसके अलावा कुछ भी लिख लो नहीं नंबर मिलेंगे प्लीज। मतलब ऑडिट के अंदर बच्चे बोलते कि मैम हम पूरा करके आए थे फिर भी नहीं, बेटा पूरा तो करके आए थे, करके क्या आए थे वो भी तो देखोगे ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एज अ मस्ट एडवाइस कि प्लीज ऑडिट के अंदर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, आंसर पता भी होता है ना तब भी नहीं लिख के आ पाते क्योंकि समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी बोला कि बेटा अब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, और साथ में पेपर हॉल में भी ना तो पहले बहुत ध्यान से सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद अपने आंसर फ्रेम करना। ठीक है? स्टेट द ऑडिटर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कारो 16। सर अब तो आपके पास कारो 20 एप्लीकेबल है, राइट? पहला है द कंपनी हैज रेज मनी बाय द पब्लिक इशू। तो सर पहला क्या है, द कंपनी हैज रेज मनी बाय द पब्लिक इशू। इसका रिपोर्टिंग कौन से क्लोज में होता था सर? क्लोज नंबर 9 के अंदर, कि अगर कुछ भी आईपीओ या पब्लिक इशू से फंड रेज किया है तो जिस पर्पस के लिए फंड रेज किया उस पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट 14, किस क्लोज में होता था सर रिपोर्टिंग? 14 के अंदर। सेम वही रिपोर्टिंग सर, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से फंड रेज किया तो जिस पर्पस के लिए यूज करना था उस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्लियर? बट बेटा एक बात बता, लेकिन अब तो तुम्हारे ऊपर कारो 16 नहीं कारो 20 है, तो कारो 20 के अंदर इन दो चीजों के बारे में रिपोर्टिंग जाती है क्या? यस सर। अभी भी तुम पब्लिक इशू से जो फंड रेज किया उसके बारे में रिपोर्टिंग जाएगी और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में रिपोर्टिंग जाएगी, और पता है स्ट्रेंज बात क्या है, अब ना खाली एक ही क्लोज के अंदर दोनों के बारे में रिपोर्टिंग जाती है, क्लोज नंबर 10 के अंदर। इसमें तुम आईपीओ पब्लिक इशू इन सब से फंड रेज किया उसके बारे में भी रिपोर्टिंग करते हो, और उसी के अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट से जो फंड रेज किया उसके बारे में भी रिपोर्टिंग करते हो। क्लियर? 20 के अंदर कहाँ जाएगी सर इन दोनों के बारे में रिपोर्टिंग? अंडर द क्लोज 10। ठीक है सर, बस होने वाला हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व। Auditor of the Sunshine Limited is the view that due to the great management intervention to the specified amount treatment, the risk of material misstatements greater for the non-routine transaction. Is the view of the auditor correct? ठीक है सर। Specify the others matter due to which the risk of material misstatement is great for the non-routine transaction. सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कुछ आइटम्स के लिए बहुत ज्यादा होता है, उनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क। उसी में से एक क्या है नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। पूछा गया है कि क्या रीजन है कि नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन के अंदर सिग्निफिकेंट आपका आरएमएम ज्यादा होता है, तो क्या रीजन है सर? देखो एक तो आपके क्वेश्चन के अंदर ही है क्या, मैनेजमेंट इंटरवेंशन। ठीक है सर, ग्रेट मैनेजमेंट इंटरवेंशन। दूसरा है ग्रेट मैनुअल इंटरवेंशन। सर एक बात बता, रूटीन ट्रांजेक्शन्स के लिए तो सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर होंगे, लेकिन नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे, इसके चांसेस कम है ना, तो मैनुअल इंटरवेंशन तो ज्यादा रहेगा ही अपने आप। ठीक है,
उसके अलावा सर लेक इंटरनल कंट्रोल, मतलब सर एक बात बताओ, इंटरनल कंट्रोल तो उन्हें रिस्क के रिगार्डिंग होगा ना जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो रूटीन बेसिस पे होती ही नहीं है, सर साल में एक बार हुई है, या आज तक बिजनेस शुरू किया था कभी भी नहीं है, आज पहली बार हुई है, तो ऐसी चीज के रिगार्डिंग तो इंटरनल कंट्रोल नहीं लगे होंगे ना, राइट। तो इनके रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल लगाना डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज आइडेंटिफाई एंटिसिपेट करना डिफिकल्ट रहता है। और दूसरा, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन नॉर्मली क्या होती है, कॉम्प्लेक्स। तो इन चार रीजन से नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन ज्यादा रिस्की रहती है, इसके अंदर गलती होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है सर। whether it is possible to independently verify the correctness of the sum of the item of the expenditure including in the statement of profit and loss with the help of the sum example। yes sir, देखो सर इसका कोई ना एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इट्स ऑल अबाउट तुम्हारा दिमाग, मतलब तुम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में है। जैसे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, सर मुझे सेल्स चेक करनी है, मैंने जीएसटी चेक कर लिया और उसके बाद उसको इंटररिलेट करके देख लिया कि भैया जितनी जीएसटी गया है उसके अकॉर्डिंग सेल बुक है कि नहीं है। ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी देखना था, या फिर मुझे देखना था कि सर रॉ मटेरियल पे कितना कॉस्ट है, मैंने फाइनल प्रोडक्ट देख लिया कितना बना और देखा कि अब फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए होता है, रिवर्स कैलकुलेशन करके देख लिया। तो दिस इज द रीजनेबिलिटी टेस्ट। ये इसके कितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस आप अपना मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे चाहिए। क्लियर। MS SM Associate was the statutory auditor of the Real Limited, a company engaged in the business manufacturing of the garments। ठीक है सर, आपका client garments बनाते हैं। The auditor has completed the audit in the process of forming an opinion on the financial statement for the financial year 2021। CAK, the engagement partner, want to conclude that whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to the fraud and error, what factor he should consider to reach that conclusion। सर जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन ना, मतलब एक्चुअली ये हमारा ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। वहां पे ना 5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट हर बार कोई एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर पूछता ही है। और हर बार मैं बोलती हूँ कि बेटा देखिए 5 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं और इनके ना ये आंसर रहेंगे अगर पेपर में आए, फिर भी बच्चे बहुत गलत करके आते हैं। देख, ये वो वाला क्वेश्चन है जहाँ पे बच्चे ने बहुत गप मारी होगी कि भैया ओपिनियन पे पहुंचने के लिए ऑडिटर कंक्लूजन मतलब कौन कौन से फैक्टर है जो उसके कंक्लूजन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका बहुत सर 5 चीजें हैं। क्या क्या? पहली है कि जितने भी उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं कि नहीं मिले। दूसरी चीज क्या है, एक काम करूं आपको मटेरियल से पढ़ाऊं। कहाँ पे होगा, नीचे होगा सर। देख ये 5 क्वेश्चन बनते हैं, 1 2 3 4, ठीक है आप बोलोगे 4 मतलब 1 सेकंड रुक, 1 2 3 4, हाँ ये 4 क्वेश्चन बनते हैं जो ऑलमोस्ट हर बार कोई एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो इस कंक्लूजन को पहुंचने के लिए वो क्या क्या कंसिडर करता है, एप्रोप्रिएट सफिशिएंट एविडेंस ऑब्टेन करे कि नहीं करे। ठीक है सर। दूसरा, जो इनकरेक्ट मिसस्टेटमेंट है, बेटा देख यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकरेक्ट का क्या मतलब होता है, देख ऐसे 450 मतलब बेटा देख होता क्या है, ऑडिटर ना सारी की सारी मिसस्टेटमेंट को इकट्ठा करता है, मैनेजमेंट के पास लेके जाता है और बोलता है कि सर देखो दीज आर द मिस स्टेटमेंट्स, आप इनको ठीक कर दीजिए। जो वो मिस स्टेटमेंट ठीक कर देते हैं फिर तो बातें खत्म। जो मिस स्टेटमेंट वो ठीक नहीं करते, आप उसी के बेसिस पर अपना ओपिनियन दोगे ना। जो गलतियां ठीक कर दी उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो नहीं करी वो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए बोला गया है इनकरेक्ट मिस स्टेटमेंट्स आर मटीरियल। जितनी भी मिस स्टेटमेंट्स है जो ठीक नहीं की वो मटीरियल है कि नहीं है। उसके अलावा वो इवेल्युएट करता है, द इवेल्युएट क्या इवेल्युएट करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनी है कि नहीं बनी, एंड ट्रू अपना फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर रही है कि नहीं कर रही। ये 5 चीजों पे ऑडिटर अपना कंक्लूजन फ्रेम करते हैं। बात समझ में आई? सर आपने 5 पॉइंट लिखे होंगे ना, सिंपल 5 पॉइंट, पूरे नंबर मिले होंगे। और बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा इसका आंसर तो ये लिख देता हूँ एंड चलो 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अरे नहीं मिलेंगे भाई, जो एग्जैक्ट आंसर है वही लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है CG was appointed as an auditor of RJ in the remuneration of 35,000। He resigned after the 7 months on the health grounded। सर ये कौन सा केस है, कैजुअल वैकेंसी। ठीक है,
बट फेल टू फाइल द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी के पास रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी। क्या रिक्वायरमेंट होती है सर? एज पर द सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर रिजाइन करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिजिग्नेशन के 30 दिन के अंदर ना वो एक स्टेटमेंट दे किसे, आरओसी को और कंपनी को, जिसके अंदर वो ये भी लिखेगा कि उसने किस वजह से काम छोड़ा है। ठीक है, तो वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। वट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीएजी एज पर द सेक्शन 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अभी बताई मैंने आपको, 30 दिन के अंदर स्टेटमेंट सबमिट करनी है। एज पर द सेक्शन 140 सब सेक्शन 3, तो ये पिछली बार अमेंडमेंट थी ये वाली ऑफ द, मतलब इस आपका सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 ने बताया कि करना क्या है, और सबसेक्शन 3 बताता है कि अगर ये चीज नहीं करते तो पेनल्टी कितनी लगती है। ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट, हाउ मच फाइन विद द लेवी, कितना फाइन लगेगा सर? मिनिमम तो है सर 50,000 और रेम्युनरेशन विच एवर द लोअर, तो हमारे केस में सर 35,000। ठीक है, उसके अलावा अगर कंटिन्यू फेलियर है, अगर कंटिन्यू फेलियर है तो 500 रुपए पर डे लगेंगे अप टू 2 लाख। पहले ये अमाउंट होता था 5 लाख, पिछली बार अमेंड होकर कितना हो गया सर? 2 लाख। क्लियर? बात समझ पाए? ठीक है सर। सॉरी। नेक्स्ट है सीए के ऑडिट द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ ई लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। द ऑडिटर यूज एन ऑडिट प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू विच ऑल द डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड मेंटेन बाय द कंपनी वाज checked in detail to obtain audit evidence. Explain the audit procedure used by the auditor and its reliability. सर ऑडिटर ने क्या किया? सारे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करे। इंस्पेक्शन, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर है सर? इंस्पेक्शन। इस क्वेश्चन में आपको दो चीज एड्रेस करनी है। एक तो इंस्पेक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट लिख के आओगे सर, 3-4 पॉइंट है बस, शॉर्ट नोट लिख के आओगे। उसके बाद रिलायबिलिटी की भी बात करिए तो आपका SF 500 रिलायबिलिटी के बारे में भी बात कर रहा है, तो उसका रेफरेंस देके आओगे कि कौन कौन से रिलायबिलिटी के फैक्टर्स हैं। क्लियर? ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट है एज पर द सेक्शन 140 सबसेक्शन जे और सबसेक्शन 3 का क्लोज जे अमेंडेड था, पिछली बार का अमेंडमेंट था सर ये, of the Companies Act, the auditor report shall include the as may be prescribed by the rule 11। याद है हमने अभी जब करेक्ट इनकरेक्ट किया था तो उसमें एक था कि पेंडिंग लिटिगेशन का इम्पैक्ट बताना है। ठीक है, डिस्कस दोज मैटर ऑन विच व्यू एंड कमेंट ऑफ द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड। कौन कौन से मैटर है, ये वाला पॉइंट हम करते हैं सर हम नोट्स के साथ। कौन कौन से हैं सर? हाँ जी सर, क्लोज जे किस किस चीज के बारे में रिपोर्टिंग करोगे सर? नोट्स पे शिफ्ट कर देती हूँ तो आपको इजी रहेगा। हाँ जी सर, आप किस किस चीज के बारे में रिपोर्टिंग दोगे? पहला कि सर कंपनी में जितनी भी पेंडिंग लिटिगेशन है उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट जाना चाहिए उन सबका डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं दिया। ठीक है सर, उसके ऊपर अपना रिपोर्टिंग दोगे। उसके अलावा सर जहाँ पे प्रोविजन बनने चाहिए किसी अफोर्सेबल लॉसेस के रिगार्डिंग, तो वो प्रोविजन कंपनी ने बनाए है कि नहीं बनाए। उसके अलावा अगर कंपनी को आईपीएफ के अंदर कोई फंड ट्रांसफर करना था, उसके अंदर अगर कोई डिले हो गया है तो इसके अंदर रिपोर्टिंग जाएगी सर। क्लियर? इसके अलावा सर देखो यहाँ तक तो पहले भी था, ये 4th और 5th पॉइंट ना लास्ट ईयर इंक्लूड हुआ है। इसमें क्या है सर, पहले इसको छोड़ो, एक चीज समझा कि सर अगर कोई ऐसा केस है ना कि सर मान लीजिए आप एक कंपनी के ऑडिट के लिए गए, ए कंपनी ने, आपके क्लाइंट ने अगर बी कंपनी को पैसे दिए ताकि वो ए के बिहाफ पे सी में इन्वेस्ट कर सके या उसे गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, तो इस केस में ना एफआरएफ का रिक्वायरमेंट है कि ए कंपनी अपने बुक्स के अंदर डिस्क्लोज करे अगर आपके क्लाइंट ने कोई इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, उसने बी को दिया ताकि वो सी में कर सके उसके बिहाफ पे, अगर ऐसा कुछ भी है ना तो एफआरएफ का रिक्वायरमेंट है कि ए को जो आपके क्लाइंट है उसे अपने बुक्स के अंदर चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती है इस चीज के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से सर अगर दूसरा केस है कि आपका क्लाइंट है ए, बी कंपनी ने ए को दिए हैं ताकि वो उसके बिहाफ पे, मतलब बी के बिहाफ पे सी के अंदर इन्वेस्ट कर सके, तो तब भी ए कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। ठीक है, या तो ए के थ्रू इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है या ए ने इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी है, इन दोनों ही केस में एफआरएफ का रिक्वायरमेंट है। शेड्यूल
बोलता है आपका कि क्लाइंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखोगे सर? आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखोगे कि आप WR लोगे किससे सर? कंपनी से, कि भैया जितनी भी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, इनडायरेक्ट फंडिंग थी, उन सब के बारे में आपने जो FRF में लिखा है ना, बस वही इनडायरेक्ट फंडिंग है ना, इसके अलावा तो कोई और ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब बेटा देख, FRF का रिक्वायरमेंट है कि ऐसी अगर कोई भी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी ना, तो वो डिस्क्लोजर देनी है कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या करते हैं सर, ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। बच्चों को लगता है कि हमें इस फैक्ट के बारे में डिस्क्लोजर देने अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि मैनेजमेंट ने इन्वेस्टमेंट्स करिए इनडायरेक्ट। नहीं सर, हम उनसे WR लेते हैं किस चीज के बारे में, कि FRF में FRF के अकॉर्डिंग जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो डिस्क्लोजर दिए ना इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इसके अलावा कोई और ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डिस्क्लोज कर दी, इनके अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस चीज के रिगार्डिंग आप WR लेते हो, ठीक है सर। बात समझ में आई? क्लियर? आपको WR लेना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आपने दिखा रखी है इसके अलावा कोई और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट? क्लियर दोनों केस के बारे में। और एक और चीज लिखी है कि खाली WR लेके आप ये मत कहना कि सब कुछ ठीक है, WR का भी रिलायबिलिटी चेक करना, उसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, फिर भी अलर्ट रहना, ठीक है। खाली WR नहीं लोगे, स्टे अलर्ट। क्लियर? उसके अलावा एक और क्लोज ऐड हुआ है सर, क्या आपको देखना है कि कंपनी ने 143 वन सेक्शन 140 सॉरी 123 किस चीज के बारे में, डिविडेंड के बारे में, राइट? तो 123 के साथ कंप्लायंस किया है कि नहीं किया? क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CAR is the statutory auditor of Mr. And P is the cost auditor of DEF Limited, a company engaged in the production of the tire. Mr. P notice a fraud, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट को एक फ्रॉड मिल गया 1.25 करोड़ का, डन बाय द सीनियर मैनेजर ऑफ द कंपनी, इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द ऑडिट कमिटी इवन बिफोर द, बिकॉज जिसको पहले सर देखो, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 बोलता है कि CA को अगर कोई भी फ्रॉड मिलेगा तो उसकी रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। क्लियर? और ये सेम सेक्शन सर कॉस्ट ऑडिटर और कंपनी सेक्रेटरी पे भी लगता है, राइट? तब कॉस्ट ऑडिटर को मिला तो उसने बता दिया, state the duty of CAR under the section 143 subsection 12 of the Companies Act on the reporting of fraud already deducted and reported. Clear? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। बेटा ये वाला क्वेश्चन ना बहुत चांसेस है बच्चे गलत करके आए होंगे। देख, सेम सेक्शन सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 क्या बोलता है कि जो भी फ्रॉड मिला उसका बारे में बताना है। अब ये सेम सेक्शन सर तुम्हारा कंपनी सेक्रेटरी पे भी लगता है और तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटेंट पे भी लगता है। तो अगर ये वाला केस है ना जहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी ने पहले आइडेंटिफाई करके इन्फॉर्म कर दिया, तो बेटा देख इस केस में ना अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तुम्हें इन्फॉर्म करने की नीड नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन तुम अपने पार्ट पे क्या करोगे, अगर फ्रॉड का इन्वॉल्वमेंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है, तुम देखोगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट है और TCWG है, उन्होंने रिक्वायर्ड एक्शन लिया है कि नहीं लिया। अगर तुम्हें लगता है कि उन्होंने रिक्वायर्ड एक्शन नहीं लिया तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो, रिक्वेस्ट वर्ड यूज होगा सर, रिक्वेस्ट करोगे कि सर रिक्वायर्ड एक्शन ले लें। आपके रिक्वेस्ट करने के 45 डेज तक अगर वो रिक्वायर्ड एक्शन ले लें तो ठीक है, अदरवाइज आप सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दोगे। बात समझ में आई? सर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बहुत गड़बड़ करके आएंगे, ये वाला टॉपिक हो सकता है बहुत बच्चे छोड़ के आए हो। बात समझ पाए? क्लियर? उसके अलावा एक और रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कारों के अंदर आपको डिस्क्लोज देना है। जितने भी रिपोर्ट नोटिस फ्रॉड होते हैं उन सब का रिपोर्टिंग भी तो जाता है। बट ऑल्दो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज पर द सेक्शन सबसेक्शन 12 के अकॉर्डिंग क्या है, तो सर क्या है, अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड है और हमारे केस में फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा का है, तो सर इसमें ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चेक करे कि मैनेजमेंट ने एप्रोप्रिएट एक्शन लिए कि नहीं लिए। अगर नहीं लिए तो उसे रिक्वेस्ट करेगा और उसको 45 डेज देगा, उतने दिन में उसने अगर एक्शन नहीं लिए, आप सेटिस्फाइड नहीं हो उनसे, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दोगे कि सर सेटिस्फैक्ट्री एक्शन नहीं लिया अभी भी। क्लियर? ठीक है सर, अच्छा क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन। Local fund audit wing of the state government has appointed you as the auditor of the one of the local
body government by it as an auditor what will reporting area, हमारे रिपोर्टिंग एरियाज क्या क्या हैं। ठीक है सर, चलिए नोट्स पे से ये कवर करें। हाँ जी, तो लोकल बॉडी के केस में हमें किस किस चीज के ऊपर रिपोर्टिंग करना होता है, हमारे क्या क्या एरियाज देते हैं। पहला रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंटेंट के बारे में कि वो फेयर है कि नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर हमें कोई कंट्रोल सिस्टम के अंदर कोई वीकनेस मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, उसके ऊपर हमारी रिपोर्टिंग जाती है सर। ठीक है, उसके अलावा लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, और लोकल बॉडीज लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही, उसके ऊपर रिपोर्टिंग जाती है सर। ठीक है, जितना अमाउंट उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है सर, देखो जो लोकल बॉडीज होगी, गवर्नमेंट कंपनीज होगी, इन सब में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया रहता है ना ऑडिट का, इट इज ऑलवेज एक्सपेंडिचर, क्योंकि पब्लिक के पैसे कोई खर्च किया गया है, पब्लिक पे ही खर्च होना चाहिए और फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, प्रोप्राइटरी प्रिंसिपल का फुलफिल होना चाहिए। तो भैया जितने भी पैसे उन्होंने खर्च करे उसकी वैल्यू रिसीव करिए कि नहीं करी, राइट। उसके अलावा अगर कोई मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज है या फंड या एरर है, उसके बारे में तुम्हारी रिपोर्टिंग जाएगी। दीज आर द एरिया जिसके ऊपर तुम्हें रिपोर्टिंग करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, इंटरनल कंट्रोल के बारे में, फ्रॉड के बारे में कि कोई फ्रॉड तो नहीं मिला, उसके अलावा सर प्रोप्राइटरी प्रिंसिपल मतलब जितना भी एक्सपेंडिचर किया वो फुली रिसीव अपना वैल्यू रिसीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। क्लियर, इन सब के बारे में, और लैंड रेगुलेशन के कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके बारे में रिपोर्टिंग जाएगी इन केस ऑफ द तुम लोकल बॉडी की ऑडिट के लिए जाते हो तो। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a bank all accounts should be kept within the drawing power DP, yes, and the sanction limit. The auditor will the account which exceeding the sanction limit or drawing power should be brought in the notice of the management regularly, yes sir. Analyze the following point to be considered in the computation of the drawing power in case of the bank audit. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर इसके केस में बैंक की क्या ड्यूटीज है बेटा, देख ड्राइंग पावर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, जो जिस सर वर्किंग कैपिटल का सिक्योरिटी रख के ड्राइंग पावर दी जाती है, अलाउ की जाती है। तो ये इंश्योर करना कि एडुकेट वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखा है कि नहीं रखा आपके क्लाइंट ने जिसको वो लोन प्रोवाइड किया। दूसरा चीज सर, कंपनी ना बैंक यूजुअली क्वार्टरली बेसिस पे ना बैंक स्टेटमेंट्स देती है, इन्वेंट्री स्टेटमेंट्स मंगवाती है क्लाइंट से, ये इंश्योर करने के लिए कि एडुकेट इन्वेंट्री मेंटेन करके रखा है कि नहीं रखा, राइट। तो वो ऑब्टेन करना बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो नहीं मिलती या 3 महीने से पुरानी हो जाए तो वो इरेगुलरिटी हो जाती है, मतलब उसका एनपीए में चले जाना चाहिए। ठीक है सर, मतलब इरेगुलर हो गया और वो इरेगुलरिटी 90 डेज तक चली जाएगी, तो बैंक को क्या करना है, उसका एनपीए बनाना है। क्लियर, बैंक का ड्यूटीज क्या है, आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जरा ध्यान से सुनो। बैंक का ड्यूटी क्या है सर, बैंक का ड्यूटी है ये इंश्योर करना, यार देख ड्रॉइंग पावर है, ठीक है, सीसी लिमिट, ऑडी लिमिट कैसे दिया जाता है, वर्किंग कैपिटल का जो सिक्योरिटी रख के, तो भैया जिस चीज का सिक्योरिटी रखा हुआ है वो एडुकेट मेंटेन है कि नहीं है, ये इंश्योर करना बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्वार्टरली बेसिस पे जो इन्वेंट्री स्टेटमेंट लोगे वो चेक करना कि वो रेगुलर है कि नहीं है। ठीक है सर, ऑडिटर का क्या कंसर्न है, जो ये तुम इन्वेंट्री स्टेटमेंट लेते हो क्वार्टरली बेसिस पे, उसको चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक का ऑडिटर का है। उसके अलावा एनुअल रिपोर्ट चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है, ऑडिटर का है। और ऑडिटर इस एनुअल रिपोर्ट के साथ ये जो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स आई थी इनको मैच करके देखेगा कोई भी डिफरेंस तो नहीं है। क्लियर, कंप्यूटेशन ऑफ द डीपी, सर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर केस मतलब एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। सर पहले बताओ, जो डीपी का कैलकुलेशन है इसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा वो कौन बनाएगा, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बैंक का मैनेजमेंट है ना वो बनाता है, पेपर में आएगा आरबीआई बनाएगा, नहीं सर, वर्किंग कैपिटल पे लोन है, हर किसी की अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो इसके लिए बैंक्स खुद अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, ऑल्दो उनसे सैंक्शन लेने के बाद। ठीक है, तो पॉलिसीज कौन बनाएगा इसके रिगार्डिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जब भी कंप्यूटेशन के रिगार्डिंग पॉलिसीज बनेंगी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया क्या रहता है, डेटर्स। किसी भी क्लाइंट के लिए उसका डीपी कैलकुलेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग करते हैं, और जब भी करते हैं तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जिसका ध्यान रखा जाता है वो उस क्लाइंट का क्रेडिटर्स। क्लियर, एमसीक्यू में पेपर एमसीक्यू आ सकता है इसके ऊपर, और ट्रू एंड फॉल भी आ सकता है कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर कौन बनाता है कंप्यूटेशन ऑफ डीपी के लिए, तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक ऑडिट, अगर कभी भी फंड का एक्सपोजर
5 करोड़ से ज्यादा है ना, तो इस केस में बैंक ऑडिट करवाता है। मैंने बोला बैंक ऑडिट करवाता है स्टॉक का, ठीक है। इसके अलावा अगर ऑडिटर को लगता है कि किसी क्लाइंट के यहाँ पे 5 करोड़ वाला लिमिट तो फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन बैंक ऑडिट करवाने का नीड है, तो इस केस में ऑडिटर भी बोल सकते हैं कि सर प्लीज इनका बैंक ऑडिट, इनका स्टॉक ऑडिट करवा दीजिए। तो बैंक क्या करवाता है, स्टॉक ऑडिट करवाता है, ठीक है। उसके बाद इसके रिगार्डिंग ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जो ये जब भी वो ऑडिट करे तो ये स्टॉक ऑडिटर ने जो रिपोर्ट दी है ना उसको ध्यान से स्टडी करे। क्लियर। जहां पे 5 करोड़ से ज्यादा फंड एक्सपोज होते हैं उस केस के अंदर बैंक क्या करवाता है, उस क्लाइंट का स्टॉक ऑडिट। क्लियर। ठीक है सर। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ द गवर्नमेंट एंटिटी ऑडिट ऑफ बुक ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री हैज बीन डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिटर, डिस्कस अबाउट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएचई। राइट। ठीक है सर। हाँ जी सर। ऑडिट के लिए जाओगे, इन्वेंट्री और स्टॉक के ऑडिट के लिए जाओगे, तो तुम्हारे किन किन बातों पे ध्यान होना चाहिए। तो बहुत बेसिक पॉइंट है। तो पहली चीज, तो जितना भी स्टॉक और इन्वेंट्री बाय किया है उस बंदे के पास अथॉरिटी हो, एज पर लॉ एंड रेगुलेशन बाय किया हो। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइसिंग चेक करोगे सर एग्रीमेंट के साथ, और अगर पिछली बार और इस साल के प्राइसिंग में कोई डिफरेंस है तो उसको डिटेल में चेक करोगे। अगर कोई इन्वेंट्री आइडल पड़ा हुआ है तो चेक करोगे कि सर क्यों आइडल क्यों बचा हुआ है, ठीक है। मिसमैनेजमेंट है तो देखोगे कि क्यों इन्वेंट्री वेस्टेज में जा रहा है। क्लियर। इसके अलावा आप क्या चेक करोगे सर, इसके अलावा आप चेक करोगे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही। बहुत सिंपल पॉइंट है सर, बहुत सिंपल पॉइंट है, ठीक है। अकाउंटिंग अथॉरिटी लॉ एंड रेगुलेशन, कोई वेस्टेज तो नहीं है कि सर पब्लिक का पैसा है ना यार। क्लियर। तो कोई वेस्टेज तो नहीं है। दूसरा जो प्राइसिंग है वो एग्रीमेंट से चेक करना, और पिछली बार और इस साल में कोई डिफरेंस है तो वो डिटेल में देख लेना। क्लियर, बात समझ पाए। लास्ट क्वेश्चन है सर, आप चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑडिट के ऊपर गए, वहां पे तुम्हें उसके डोनेशन और सब्सक्रिप्शन को चेक करना है, किस तरीके से करोगे सर। वही हम बेसिक चीजें चेक कर लेना, डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप की तुम्हारी डोनेशन है उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा फंड जो रेज हुआ है वो एज पर द रिसीट्स हुआ है कि नहीं हुआ, उन सबके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं कि नहीं हुए, जिस पर्पज के लिए हुआ था उन्हीं पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, ठीक है। कॉर्पस फंड अलग से रखे हैं कि नहीं रखे, जो फंड स्पेसिफिक नेचर के हैं, मुझे स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिले, उनको कैपिटल नेचर में रखे हैं कि नहीं रखे। दीज आर द चीज जो तुम चेक करोगे। क्लियर सर, ये था आपका पेपर। आई थिंक यहाँ पे खत्म हो गया ना, हाँ। चलिए सर, चलिए ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। कोई भी क्वेरी आए तो प्लीज व्हाट्सएप में। एंड बेटा बहुत बार क्या होता है, कुछ मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं और आजकल तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं बिकॉज एग्जाम्स आ गए हैं। तो अगर किसी का रिप्लाई नहीं हो पाए तो प्लीज एक बार फिर से कर दीजिए, बिकॉज कई बार होता है मैसेजेस के नीचे चला गया, या फिर मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं क्लास के ड्यूरिंग द क्लास में ना कोई मैसेज आता है तो बहुत देर मैं देख लेती हूँ एंड वो तब मिस हो जाता है। तो प्लीज अगर कोई मैसेज मिस हो जाए ना तो आप मुझे एक बार फिर से री मैसेज कर दीजिए ताकि वो वापस ऊपर आ जाए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।